पॉडकास्ट विद पत्र लालसा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आप उपस्थित है सर। हमारे दर्शक मित्र आपके बारे में कुछ थोड़ा जानने के लिए उत्सुक है। थैंक यू सो मच पत्र लालसा टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अमनदीप सिंह गोत्रा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। भारत देश के लिए 2015 में कांस्य पदक जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है महिला संरक्षण की श्रेणी में 2023 में। 2022 में प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित हूँ और अभी तक 121 मेडल जीत के गुजरात का एकमात्र खिलाड़ी हूँ जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है। वाओ सर, वाओ, वेरी नाइस। चलिए आज का सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपके पास ये है कि कराटे और ताइक्वांडो जैसी जो है इतनी अच्छी चीजें, उस स्पोर्ट्स को छोड़ के आपने वुशु को क्यों चुना? कराटे बेसिकली एक टच एंड बैक का गेम है जहाँ पे प्लेयर्स टच करके फाइट को वापस पॉइंट्स गैदरिंग गेम है। एंड ताइक्वांडो ओनली किक बेस्ड गेम है जहाँ पे ओनली किक्स का मेजर यूज होता है और पंचेस का बहुत लाइट यूज होता है। वुशु में कॉम्बैट स्पोर्ट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्ट्रीट में जहाँ पे भी अगर कभी कोई लड़ाई हो जाती है या कहीं अपने डिफेंस की बारी आती है तो हमेशा फुल कांटेक्ट ही रीच होती है फाइट की। एंड वुशु एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें काफ़ी सारे ओरिजिन नॉर्थ इंडिया प्लेयर्स काफ़ी हैं। एंड वैसे खेलना तो मैं बॉक्सिंग चाहता था, इवन 3 साल बॉक्सिंग खेला भी हूँ, बट वहाँ पे आईबा मीन्स AIBA जो इंटरनेशनल बॉडी है बॉक्सिंग की, उनका रूल आया था कि क्लीन शेव चाहिए। तो ड्यू टू मैं एक बैप्टाइज सिख हूँ तो मैंने बॉक्सिंग क्विट किया और उसके बाद फिर मैंने वुशु स्पोर्ट डेवलप किया जहाँ पे ये सारे रिलीजन की पूरी आज़ादी है और उसमें वो परफॉर्म कर सकते हैं। वुशु स्पोर्ट में पंच, किक और थ्रो तीनों का इन्वॉल्व होता है। ऑलरेडी मैं रेसलिंग और जूडो का मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा बॉक्सिंग सीखना और ये तीनों बैकग्राउंड कंबाइन करके वुशु में मैं अच्छी तरह एक्सेल कर पाऊंगा। सूरत में जब 25,000 महिलाओं के लिए आपने सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप किया था तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर, पर उसके पीछे सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एक्चुअली ये जो 2023 में हमने प्रोग्राम किया था, ये अपॉर्चुनिटी हमें स्वामी हरिप्रकाश दास जी जो हैं मुख्य स्वामी जी हैं सारंगपुर हनुमान मंदिर के, तो उनके द्वारा ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। उनकी वहाँ पे एक कथा थी सूरत में जहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80,000 का क्राउड था। तो बट उस टाइम जब हमारा इवेंट था तब ऐसा प्रायोरिटी दी गई थी कि खाली फीमेल्स को ही वहाँ पे रखेंगे, और उन्होंने ये एक अच्छा मौका दिया कि वहाँ पे फीमेल्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। तो चुनौती ये थी कि फर्स्ट इन वाइल्ड प्रोग्राम था जहाँ पे इतना मास गैदरिंग था और बहुत बड़ा स्टेज था। मेरे लाइफ का पहला स्टेज ऐसा था जहाँ पे इतने मास गैदरिंग में और पूरा इवेंट 100% गुजराती के साथ करना था एंड डेमोन्स्ट्रेशंस देने थे और ये इंश्योर करना था कि जो भी वहाँ पे फीमेल्स बैठी हैं वो हर एक एज ग्रुप की थी। छोटी बच्चियां भी थी, महिलाएं भी थी, एजेड लेडीज भी थी, तो उन सबको वो टेक्निक समझ आए। इतनी ग्राउंड लेवल पे जाके उनको सिखाना था ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो एक फ्रूटफुल हो और दूसरी बार भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। तो चुनौती यही थी कि हर एक एज ग्रुप के जब लोग आपके सामने होते हैं और इतना बड़ा हजारों में क्राउड जब आपके सामने होता है तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी होती है और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी उतनी ही होती है। एक मुझे और पूछना था कि जब अचानक हमले के समय पे जो घबराहट हो जाती है, इंसान फ्रीज हो जाता है, राइट? तो एज अ फिजिकल कोच आप मतलब महिलाओं को ऐसे कैसे ट्रेनिंग देते हैं जिनसे उनका मानसिक डर वहां से कम हो जाए? जैसे कि क्वेश्चन पूछा, मानसिक डर प्रैक्टिस से कम होता है, बट हम ऐसे कुछ टेक्निक्स बच्चियों को, महिलाओं को सिखाते हैं। जैसे बहुत सॉफ्ट टेक्निक्स होती है, जैसे कि 2 उंगलियां डायरेक्ट किसी के आंख में मारना, तो ये छोटी बच्ची भी मार सकती है और बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी मार सकते हैं। साथ में ही अपनी बॉडी के ऐसे पार्ट्स को यूज करना, जैसे अगर कोई भी फीमेल उनके पास सेफ्टी पिन है या बाल के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसको यूज करके अटैक करना, उनका दुपट्टा है उससे ही अटैक मतलब यूज करना। साथ में सेलफोन है, वाटर बॉटल है, तो हम एग्जिस्टिंग जो उनके पास चीजें हैं उनसे ही कैसे वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज
मेरा ऐसा मानना है कि 100% अगर फीमेल्स की हम बात करें तो 10% ऐसी फीमेल होंगी जो मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से होंगी, बाकी 90% अनट्रेंड होते हैं। अगर उनको आप पंच किक एल्बो सिखाने जाओगे तो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा ये मोटो होता है कि कोई भी लड़की हो वो खाली अपना आत्मविश्वास लेके बाहर निकले, और ये बेसिक ट्रेनिंग से वो लोग पार कर सकते हैं। तो हम सेफ्टी पिन से अटैक करना उनको सिखाते हैं, फिंगर से सिखाते हैं, चॉप से किसी को कैसे इजीली मार सकते हैं, पाम हथेली से कैसे मार सकते हैं, आपने बैंगल पहने तो बैंगल से कैसे मार सकते हैं, अच्छा आपके पास बेल्ट है तो बेल्ट से कैसे मार सकते हैं। तो ये हैंडी जो चीजें हमारे पास डेली रेगुलर होती है उससे हम कैसे मार सकते हैं। कॉर्पोरेट में जो फीमेल्स है तो वो आईडी कार्ड जो उनका होता है उसको यूज करके कैसे अटैक कर सकते हैं, उनकी जो चाबी एक्टिवा की है या साइकिल की चाबी है तो उससे कैसे अटैक हो सकता है। तो हम ऐसी बेसिक टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि उन सबके पास ये चीजें हों और उनसे वो अटैक कर सकें। अब जब हमलावर हमला करता है तो जैसे आपने बोला कि आप हर एक छोटी छोटी चीजों से उनको लड़ना सिखाते हैं, राइट? तो महिलाओं के दिमाग में ऐसी कौन सी गलतफहमी होती है जिनसे वो ऐसे बैकआउट होती है कि मुझसे ये नहीं होगा? हाँ, महिलाओं को कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे तो पब्लिक हमारे सपोर्ट में आके जो भी क्रिमिनल है, स्ट्रेंजर है, उसको मारेगी। बट हर बार ये चीज सही नहीं होती है। कई बार मर्द लोग भी बिना गलती के मार खा लेते हैं जस्ट क्योंकि एक वो फीमेल कार्ड जो है चल जाता है। बट यहाँ पे वो बैकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी का डर सबसे बड़ा रहता है फीमेल्स को कि अगर कुछ होगा तो मीडिया में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा, तो सोसाइटी में इमेज क्या रहेगी। बट फीमेल्स को जो ये पूरा इंडियन लॉ है वो पूरा फीमेल डोमिनेंट लॉ है, जहाँ पे आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस फीमेल के रिलेटेड दी है। पॉश एक्ट उनके लिए अलग से बनाया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पॉक्सो जैसे कायदे जो है वो फीमेल्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉज है जो उनके पास ऑलरेडी है। इट्स जस्ट दैट कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना है और अपनी आवाज को बुलंद रखना। अगर एक महिला अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। और ऐसा एक कोट है कि अगर एक महिला अपने लिए आवाज उठा लेती है इसका मतलब है कि वो देश का हर एक युवा अपना आवाज उठा सकता है, क्योंकि महिला इस देश की या पूरे यूनिवर्स की बैकबोन है। अब जब मेडिकल कॉलेज और स्पेशल जो डेंटल और वहाँ पे जो उस महिला को जब आप ट्रेनिंग देते हो तो वो महिलाओं कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करती है जिसकी वजह से उनको ये ट्रेनिंग लेनी होती है? ट्रेनिंग एक्चुअली हर एक डिसिप्लिन की महिलाओं को जरूरी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा मेल लोगों को भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए ही जरूरी है। बात करते हैं आपके क्वेश्चन रिलेटेड, तो जो डेंटल या मेडिकल स्ट्रीम की जो भी फीमेल्स है तो उनका पब्लिक टचिंग बहुत होता है। उनको पेशेंट्स के साथ डील करना है, उनको नाइट शिफ्ट करनी है। जैसे मैं 16 सिविल हॉस्पिटल है या और जो रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ मैं रेगुलर लेक्चर्स कंडक्ट करता रहता हूँ। तो वहाँ पे वो पेशेंट्स को डील करते हैं। पेशेंट्स कौन से कैरेक्टर का होता है वो महिला डॉक्टर को या महिला नर्स को पता नहीं होता, प्लस उनकी नाइट शिफ्ट होती है। और बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से ही मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि विद इन मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स में भी सीनियर प्रैक्टिशनर्स जूनियर्स के साथ कुछ गलत हरकतें या उनको मेंटल प्रेशर या मेंटल टॉर्चर करना। तो वो लोगों की ट्रेनिंग जनरली गुड टच बैड टच पे होती है कि कौन से टचेस पे आपको इग्नोर करना है, पेशेंट को कौन से टचेस आपको अलाउ करने देने हैं। उसके बाद नाइट शिफ्ट से जब आप आते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों का प्रिकॉशन रखना है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। कि आप जैसे नाइट शिफ्ट आपकी हुई एज ए नर्स है तो उनकी नाइट शिफ्ट होती है, डॉक्टर्स की भी नाइट शिफ्ट होती है। तो जब वो निकलते हैं तो कोई उनको फॉलो ना करे, या कोई दर्दी है उनके कोई मतलब रिलेटिव्स है जो ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं तो वो उनको फॉलो करके अटैक ना करे। और ऐसा काफी बार हो चुका है अहमदाबाद में ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे महिला नर्सिस को और महिला डॉक्टर्स को असॉल्ट किया गया है। सेल्फ डिफेंस की वो कौन सी एक टिप है जो ऐसे लगता है कि भारत की स्कूल जाने वाली हर एक लड़कियों को आनी चाहिए? सेल्फ डिफेंस की एकमात्र टिप अगर मैं कहूँगा तो शाउट करना, क्योंकि शाउटिंग इज बेसिक डिफेंस। अगर हम शाउट करते हैं तो उससे दो मेजर डिफरेंसेस आते हैं। पहला तो जो क्रिमिनल होता है उसके मन में थोड़ा भय आ जाता है कि लड़की चिल्लाई है जोर से तो आसपास की पब्लिक गैदर होने के चांसेस है। और जब लड़की चिल्लाती है या कोई भी मतलब जैसे आपने बोला बच्चे की कैटेगरी में स्कूल के लिए, तो कोई भी जब शाउट करता है तो उसके इंटरनल पावर भी बाहर एक्सक्लूड होती है।
तो जब वो इंटरनल बाहर पावर आती है तो अपने आप वो जोश के साथ वो पावर आती है। तो शाउटिंग सबसे पहले टिप रहती है, और उसके साथ ही उसका बाय प्रोडक्ट है कॉन्फिडेंस। अगर आपको सब टेक्निक्स आती है और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश का कोट है, कॉन्फिडेंस इज हाफ द विक्ट्री। अगर कॉन्फिडेंस है तो सब टेक्निक्स काम की है। मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी देखी जिनको कोई टेक्निक नहीं आती, बट उनका कॉन्फिडेंस इतना है कि सर आप किसी को भी लाओ भी मार के दिखाएंगे, तो आधे लोग वहीं डर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से ज्यादा चाहिए। और टेक्निक की बात करें तो शाउटिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक जो एक नॉर्मल बच्ची को भी आनी चाहिए। एक मार्शल आर्ट और एक न्यूट्रिशन कोच हो आप, तो इसके तौर पर जैसे आप फिजिकल आपकी जो एबिलिटी है और हर रोज का फिटनेस, इन दोनों के बीच में आप बैलेंस कैसे करते हो? एक्चुअली फील्ड पूरा एक ही है, हम अम्ब्रेला इसको एक ही गिन सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक अम्ब्रेला है और उसके अंदर अलग अलग रूट्स हैं, जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिकवरी हो गया, इंजरी रिहेबिलिटेशन हो गया, या फिर आप समझिए कि डाइट एंड न्यूट्रिशन फूड हो गया। तो मैनेज ऐसा है, चैलेंज ये रहता है कि मॉर्निंग 4:15 मेरा वेकअप टाइम है और बेड टाइम रात को 10 o'clock। तो 4:15 से लेके 12:30 तक मेरे बैक टू बैक ट्रेनिंग्स एंड स्केड्यूल्स होते हैं, जहाँ पे मेरा न्यूट्रिशन मैनेज, अगर मैं ही फिट नहीं हुआ या एक कोच ही फिट नहीं हुआ और एक कोच की ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल हैबिट्स अच्छी नहीं हुई तो वो किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा और किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो मैनेज न्यूट्रिशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, न्यूट्रिशन पे लोग पीएचडी भी करते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, बट हमें खाली इतना ही लगता है कि अच्छा खाने को न्यूट्रिशन बोलते हैं, बट उसके अंदर काफी सारी चीजें है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फिर मिनरल्स है, फिर विटामिन्स है, तो विटामिन्स में फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बात रही मार्शल आर्ट्स की, तो वो एक अग्रेसिव स्पोर्ट है और साथ में काम वाला स्पोर्ट भी है। जैसे बात करें कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रास्ते में आ रहा है और मैं थोड़ा मुझे गुस्सा और मैं मेरी टेक्निक उस पर यूज कर दूं, वो एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट की निशानी नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर मार्शल आर्टिस्ट कि आप किसी को प्रोवोक ना करें, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आप जल्दी प्रोवोक ना हों, और अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो आप एक ऐसा अटैक करें जिससे कि वो शांत हो जाए और आप वहां से एस्केप कर सकें। जैसे मुझे पूछना है कि अभी तो बहुत सारे से गैजेट्स आते हैं, जिसमें पेपर स्प्रे आते हैं, फिर एक छोटा सा गैजेट होता है जिसकी एक कील आप निकाल दो तो जोर से आवाज आती है। तो इनके अलावा और कोई गैजेट्स है जो छोटी लड़कियों और या तो फिर बच्चों को भी, लड़कों को भी ये साथ में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर गोइंग टू द स्कूल, कि जिनके अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जहाँ पे आसपास में ऐसी कोई भी नहीं है और उनको खुद के लिए अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़े, तो वो क्या रख सकते हैं? हाँ, गैजेट्स में हम बात करें तो जैसे कि आपने पेपर स्प्रे बोला, बट वो डोमेस्टिक तक चलेगा। अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, तो वो इलीगल चीज है, उसको मतलब पुलिस रखवा सकती है। सेकेंड हम बात करें कि मेटल जितने भी होते हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं, जैसे कि चाबी है, तो पेपर स्प्रे इतना काम नहीं करेगा जो एक चाबी कर देगी। अगर वो चाबी आप किसी की आंख में मार देते हैं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसके बाद हर एक फीमेल और हर एक बच्चा ऑलमोस्ट कड़ा या तो अंगूठी जैसी कोई चीज पहनता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सेफ्टी की, वो एक हर एक लड़की के पास तो होनी ही चाहिए, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फीमेल की बात करें तो हेयर इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं, वो नीडल है, फिर वो क्लचर है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम मार सकते हैं निकाल के। अच्छा, उसके बाद नाखून सबसे बड़ा गैजेट है। कोई और बाहर से गैजेट लाने से अच्छा हमारे खुद के नाखून ही है। अगर कोई हमारे क्लोज आ रहा है और इंटरप्ट करने की ट्राई कर रहा है, बॉडी कांटेक्ट लाने की ट्राई कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है नाखून उसकी आंखों से पूरा उसको मतलब निचोड़ देना है, तो वो सबसे बड़ा गैजेट है। सेल्फ डिफेंस इज नॉट टेम्पररी थिंग, इट इज अ लाइफ स्किल, और ये हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया तो भी अगर कोई ड्रंकन पर्सन आके सामने से कुछ अटैक करेगा तब भी सेल्फ डिफेंस स्किल्स की जरूरत होती है। ओके सर, अब आपने इतने अचीवमेंट कर ही लिए हैं, तो अब नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको आगे कौन सा बनाना है और उसकी क्या आपकी योजनाएं हैं? हमने सूरत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जब मैं आई रिमेम्बर 2023 या 24 में जब मैं अहमदाबाद कलेक्टर मैडम थे, मैडम से मिला था, तो मैडम ने बोला आप वो अहमदाबाद के आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में क्यों बनाया? तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड अहमदाबाद में हो। हम ट्राई ऐसा कर रहे हैं कि बच्चियों के लिए कुछ इस तरीके का हम डिजाइन करें
जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट फील करे और बिल्कुल भी शर्माए नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ मैं रेगुलरली अगर मैं बात करूँ तो मैं 400 से 500 बच्चों को अभी रेगुलर ट्रेनिंग देता हूँ। आज भी मैं 300 बच्चों को ट्रेनिंग दे के आया हूँ। तो वो सब जगह पे ये मैंने नोट किया है कि वो बहुत डरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात बहुत सेफ है एंड आई बिलीव गुजरात इज सेफ, बट अब वो स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है जहाँ पे पर ईयर 2500 जितने रेप केसेस रजिस्टर्ड है गुजरात में, ये एक आरटीआई का आंसर है। जहाँ पे ओनली नवरात्रि के 9 दिन में 800 से 900 अहमदाबाद में हेरेसमेंट के केसेस होते हैं जो 181 को रिपोर्ट होते हैं। अनरिपोर्टेड केसेस बहुत सारे हैं। सो सेल्फ डिफेंस में हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अटैक हमारा पहले नहीं होगा, क्योंकि हमें मारने का राइट किसी ने नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता दैट इज बीएनएस लॉ ऑफ इंडिया, वहां पे सेक्शन 34 ने हमें यह राइट दिया कि हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते। अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो आपको डिफेंस करके प्रोटेक्ट करना है। तो यस, सेल्फ डिफेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑल एज ग्रुप्स टिल द एंड ऑफ द लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल गर्ल। जैसे अभी हमने देखा कि 4 साल की बच्चियों का भी रेप होता है, 13 साल की बच्ची का अभी ही राजस्थान में गैंग से भी बड़ी गैंग 30 पीपल यूज्ड अ सिंगल गर्ल। फीमेल्स अबव 50 के साथ भी रेप होते हैं, बट वो फिजिकल चीजों के लिए नहीं होते, लूटने के लिए होते हैं, डकॉइटी करने के लिए होते हैं। और अगर 70 की महिला है तो उसको भी लूटने के लिए रेप होगा। तो जब से एक बच्ची जन्मेगी और जब तक वो जिएगी, कहीं ना कहीं उसके मन में डर रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। और अगर वो डर मिटाना है तो सेल्फ डिफेंस एक ही चीज है जो स्किल्स उनके इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तो कुछ स्कूल्स में सेल्फ डिफेंस के पर्सनल क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपका क्या मानना है कि हर स्कूल में इसको एज अ सब्जेक्ट रखना चाहिए? हमने ये प्रपोजल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, जहाँ पे स्कूल में कराटे की जगह प्रॉपर सेल्फ डिफेंस का क्लास हो, जहाँ पे बच्चे खाली कराटे में मतलब हु हा मत ना करें और प्रॉपर एक्शन ना करें, प्रॉपर वो किसी को मारना सीखे और किसी से बचना सीखें। क्योंकि जहाँ किडनैपिंग होती है, रेप होता है, गैंग रेप होता है, हरासमेंट होती है, मर्डर होते हैं, वहाँ पे कराटे या बॉक्सिंग जैसी स्किल्स काम नहीं आती। वहाँ पे प्रॉपर आपके सर्वाइवल टेक्निक्स काम आती है। क्योंकि अटैकर लाठी लेके भी आ सकता है, चाकू लेके भी आ सकता है, रिवॉल्वर लेके भी आ सकता है, या कोई स्टील का रॉड लेके भी आ सकता है। तो वहाँ पे हम पंच मारेंगे तो हमसे कुछ नहीं होगा, बट वहाँ पे सर्वाइवल टेक्निक्स हमें आनी चाहिए। सेकेंडरी ऑलरेडी गुजरात सरकार के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सुरक्षा सेतु सोसाइटी प्रोजेक्ट है गुजरात पुलिस का, जहाँ पे स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी की जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे फुल ईयर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। बात करें हम गवर्नमेंट स्कूल्स की, जैसे कॉर्पोरेशंस की, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्कूल्स है, तो वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई करके गुजरात गवर्नमेंट का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे लाखों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। बट तो भी केसेस हो रहे हैं और तो भी बच्चियां नहीं बचा पा रही अपने को। वहाँ पे कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हम पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारी बच्ची को हमें मारधाड़ करना नहीं सिखाना है। ये जनरली पेरेंट्स की टेंडेंसी है कि हम मेरी बच्ची किसी को मारेगी नहीं, हमें उसे वायलेंस नहीं सिखाना है। अगर हमें वायलेंस नहीं सिखाना है तो हमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई हमारी बच्ची पे वायलेंस करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में भी केजीसी और केसीजी और सीडब्ल्यूडीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी स्कीम है। बट मेन क्वेश्चन ये है कि ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, बट एग्जीक्यूशन इज ओनली 20%। ओनली 20% एग्जीक्यूशन है, जहां पे करोड़ों की, गुजरात में आई बिलीव 350 करोड़ की ग्रांट आती है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की, ओनली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। 350 करोड़ की ग्रांट यूज होती है, पर जब हम फील्ड की बात करें तो वो दिखती नहीं है कि वो यूज हुई है। सो वो एक क्वेश्चन है। बाकी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, उनका काम है पॉलिसीज बनाना, ग्रांट इश्यू करना, बट ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना वो एग्जीक्यूशन कमिटीज का काम होता है। और सर आप हमारे दर्शकों को, छोटे दर्शकों को, मतलब आज जो जंक फूड का बहुत कुछ बढ़ गया है, तो आपने जैसे बोला कि सेल्फ डिफेंस के लिए अपना खुद का फिट होना जरूरी है, तो उसके लिए आप उनको एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? बच्चों को नहीं, मैं तो सबको मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि सभी आजकल जंक फूड खा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा, जैसे हम चाय पीते हैं,
सबको लगता है कि चाय में क्या ही कोई मोटापा है, बट आप समझिए कि आप एक गिलास या एक कप चाय पीते हैं तो उसमें एक चम्मच पूरी चीनी है। आप 200 ग्राम अगर राइस खाते हैं तो उसमें 1.5 स्पून जितना शुगर है। बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं, अभी मैंने लास्ट वीक ही मेरे घर पे ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि मेरे भी 2 भतीजे हैं, वो भी चिप्स वगैरह खाते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था लेज, अंकल चिप्स, कुरकुरे एंड एक और कोई ब्रांड, ये चारों को मैंने फायर लगा के उसको जलाने का ट्राई किया और चारों चार पूरे राख हो गए। दैट मीन्स दैट इज नॉट अ क्वालिटी फूड व्हाट अ नॉर्मल पर्सन शुड ईट। वो हमारे लिए बना ही नहीं है, जस्ट उस पर मसाला लगा दिया। दूसरा मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया माजा का, स्लाइस का और ओरिजिनल मैंगो जूस का। तो उसके बीच में मैंने कुलीन डाला, कुलीन जो साफ करने के लिए आता है, डिटर्जेंट जैसा। तो कुलीन जब मैंने स्लाइस में डाला तो विद इन 10 सेकेंड्स स्लाइस का कलर पूरा व्हाइट हो गया। जब मैंने माजा में डाला सेम, बट जब मैंने रियल मैंगो जूस में डाला जो घर पे बनाया था तो वो येलो का येलो ही रहा। मतलब इतनी इम्प्योरिटी हर जगह है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे जो हमारा स्टार्ट होता है चाय से या बिस्किट से। आप एक ओरियो का पैकेट अगर बिस्किट का खाते हैं तो उसमें 350 कैलोरीज है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा भागना पड़ेगा, तब वो 350 कैलोरीज बर्न होती है। तो मैसेज ये है कि जंक फूड से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ये जो अलग अलग टाइप के अभी स्मैक, एमडी ड्रग्स और सिगरेट्स और वो सब आ गए, उन सब से दूर रहना चाहिए। आप फिट हैं तो आप अपनी फैमिली को फिट रख सकते हैं, आप फिट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होगा, आप फिट हैं तो आपकी पर्सनालिटी अलग होगी। तो फिटनेस हमारे लाइफ का आई कैन से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। हम पैसा कमाने के लिए प्रायोरिटी रखते हैं, बट हम फिटनेस के लिए प्रायोरिटी नहीं रखते। और हम जब फिटनेस के लिए प्रायोरिटी नहीं रखते तो फिर हमको बाय नेचुरल हॉस्पिटल्स के धक्के खाने पड़ते हैं और हॉस्पिटल्स में अननेसेसरी इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो फिटनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। 1 અને જે પોલીસની શી ટીમ છે અત્યારે, તો એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? ગુજરાત પોલીસની શી ટીમ છે, શી ઇઝ SHE, જેનો મતલબ છે સેફટી હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ। અને શી ટીમનું જે કામગીરી છે દરેક પોલીસ સ્ટેશન, જેમ કે અમદાવાદમાં 52 પોલીસ સ્ટેશન છે, તો 52 પોલીસ સ્ટેશનમાં શી ટીમ કાર્યરત છે, જેમાં મહિલા પોલીસ અધિકારી અને મહિલા પોલીસ કર્મચારી હોય છે। એ શી ટીમ 3 વસ્તુ મેજર કરે છે એમના એરિયામાં, જેમ કે ચાંદખેડા છે તો ચાંદખેડાની શી ટીમ 3 વસ્તુ કરશે। એક, મહિલાઓની સેફટી વિશેના અવેરનેસ કેમ્પેન્સ કરશે। સેકન્ડ, બાળકોની સેફટી વિશેના અવેરનેસ કેમ્પેન્સ કરશે, અથવા કોઈ બાળક મિસિંગ થઈ ગયું હશે તો એને ગોતવાનું કામ જે છે શી ટીમ કરશે। અને ત્રીજું, સિનિયર સિટીઝનની દેખરેખ કરવી। કોઈ એવા સિનિયર સિટીઝન છે જેમના છોકરા કે છોકરી કોઈ રહ્યા નથી, તો એમનું મેડિકલ ખર્ચો એમને જઈને એમની મુલાકાત લેવી, એ બધું જ કામ શી ટીમ કરે છે। અને આ ડેડિકેટેડ એક ફોર્સ જે છે એ બનાવવામાં આવ્યું છે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા। આની શરૂઆત તેલંગાનામાં થઈ હતી 2014માં, અને પછી અત્યારે ઓલમોસ્ટ સ્ટેટ્સમાં શી ટીમની ડેવલપમેન્ટ છે ને શી ટીમ બહુ સારું કામ કરી રહી છે। જેમ આપણે બધા નવરાત્રીમાં જોયું છે કે શી ટીમ બધા લુખાઓને ને એવા તત્વોને પકડતી હોય છે, પણ ગ્રાઉન્ડમાં પણ રેગ્યુલરમાં પણ શી ટીમ આવા ગુડ ટચ બેડ ટચના પ્રોગ્રામ્સ કરતી હોય છે અને એક અવેરનેસ ક્રિએટ કરતી હોય છે, અને એક બ્રિજ જે છે પબ્લિક અને પોલીસના વચ્ચેનો જે ભય છે એને દૂર કરતી હોય છે, કે કોઈ પણ મહિલાને કોઈ પણ તકલીફ છે તો અમને એને ડાયરેક્ટ જાણ કરી શકે છે। અમે એમની આઈડેન્ટિટી બહાર રિવીલ કર્યા વગર અમે સોલ્યુશન જે છે ત્યાં લાવી દઈશું। ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક સ્કૂલ છે, સ્કૂલમાંથી દીકરીઓ બહાર ચાલતી ચાલતી ઘરે જાય છે અને ત્યાં કોઈ લુખા લફંગાઓ બાઇકર્સ આવીને એ લોકોને હેરાન કરે છે, તો જો એ છોકરીઓ દીકરીઓ પોલીસને ફોન કરશે 112 ઉપર અથવા 181 ઉપર અથવા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક શી ટીમને જઈને રૂબરૂ મળશે, તો એ કોઈ દીકરીનું નામ નહીં આવે, પણ ત્યાં શી ટીમ પેટ્રોલિંગ કરવાનું શરૂ કરી દેશે અને જે બાઇકર્સ હશે એ બધાને પકડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરશે। તો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ આપણી અમદાવાદની અને ગુજરાતની શી ટીમ કરે છે। બીજો પ્રશ્ન આપનો એવો હતો કે 181 મહિલા હેલ્પલાઇન। 181 એક ડેડિકેટેડ ફોર્સ છે જે મહિલાઓની સેફટી વિશેનું કામ કરે છે, જેમાં અલગ અલગ 14 એજન્ડા છે। જેમ કે ડાઉરી પ્રેશર અગર કોઈ ફેમિલી કરતી હોય, કોઈ દીકરીને ભણવું હોય અને એમના માતા પિતા ન ભણાવતા હોય, કોઈ દીકરીને જબરદસ્તી મજૂરી કરાવવામાં આવતી હોય, કોઈ દીકરીને લગ્ન પછી હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ થતું હોય, બધા પાછળ 181 જે ટીમ છે કામ કરતી હોય છે। 181 ની ટીમમાં જે એક પાયલટ હોય છે, સાથે એક કાઉન્સિલર હોય છે જે BA ઇન સાયકોલોજી મિનિમમ એ લોકોએ ડિગ્રી લીધેલી હોય છે પ્રોફેશનલ, અને એક મહિલા પોલીસ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં ફાળવેલી હોય છે। આપણે ચાંદખેડામાં પણ 181 ની ઇનોવા આપને હંમેશા જોવા મળશે।
જેમનું આ જ કામ છે. 181 નું જે હેડક્વાર્ટર એ કઠવાડામાં છે, એટલે આપણે અહીંયાથી ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર ફોન કરીએ, જેનો એક એપ્લિકેશન પણ છે નિર્ભયા કરીને. એ એપ્લિકેશન જે છે એ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરો અને એમાં કોઈ બેલેન્સની જરૂર નથી. લોકેશન ઓન હશે તો ડાયરેક્ટ જીપીએસ થી તમારું લોકેશન ટ્રેસ થઈ જશે અને સામે જે તમે જે પરિસ્થિતિમાં તમે ડેન્જરમાં છો ત્યાં 181 ની ટીમ આવી જશે. એ તો જનરલી શું હોય, તમે પોલીસને ફોન કરો તો પોલીસને ઇન્ફોર્મ કરવું પડે છે કે હું ફળા આ જગ્યા ઉપર છું, એડ્રેસ સમજાવવામાં 2-5 મિનિટ થઈ જાય. પણ અહીંયા તમારું લોકેશન ઓન હશે તો જીપીએસ થી ટ્રેક થઈ જશે લોકેશન અને 181 ની ટીમ આપની મદદમાં આવી જશે. એટલે આવા ઘરેલુ હિંસામાં પણ 181 ની ટીમ મદદ કરતી હોય છે, કાઉન્સિલિંગ પણ કરતી હોય છે. કોઈ દીકરી ભાગી જાય છે અથવા તો એની જે એજ છે કાયદે કે એના પહેલા લગ્ન કરી લે છે અને મા-બાપ 181 ને બોલાવે છે તો પણ એ વસ્તુ થઈ શકે છે. આપણે જોઈએ છે કે કોઈ દીકરી અથવા કોઈ મહિલા કોઈ સફર કરે છે તો આપણે પણ 181 કોલ કરીને બોલાવી શકીએ એમના માટે. એટલે જનજાગૃતિ કોઈ પણ વ્યક્તિ 181 નો ફોન કરી શકે છે અને એ મહિલાઓની દરેક પ્રકારની સેફટી, દરેક પ્રકારની કાઉન્સિલિંગ નો એક જે પાર્ટ એમનામાં મૂકવામાં આવેલો છે. અને એક છે પોલીસ બેઝડ સપોર્ટ સેન્ટર, જેને પીબીએસસી કહેવાય છે. એટલે એ પીબીએસસી સેન્ટર પણ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં છે અને એ પીબીએસસી સેન્ટરમાં પણ એક કાઉન્સિલર બેઠા હોય છે. જેમ કે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં દીકરી આવતી હોય છે કે એમના બોયફ્રેન્ડ દ્વારા હેરેસમેન્ટ કરવામાં આવે છે, મેન્ટલ ટોર્ચર કરવામાં આવે છે અથવા ન્યૂડ વિડિયો કોલમાં ફસાઈ ગયા છે, તો પીબીએસસી સેન્ટરમાંથી પણ એમને હેલ્પ મળતી હોય છે, શી ટીમમાંથી પણ એમને હેલ્પ મળતી હોય છે. એટલે જેટલા પણ દર્શક મિત્રો આ વિડિયો જોઈ રહ્યા છે એમના માટે શી ટીમ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. 181 વુમન હેલ્પલાઇન નંબર યાદ રાખવું હંમેશા ટોલ ફ્રી નંબર છે. આપ કોઈ પણ સંજોગોમાં ફોન કરી શકો છો અને 24/7 આપ ફોન કરી શકો છો. રાત્રે પણ કદાચ આપ રસ્તો બી ભૂલી ગયા છો અને આપને કોઈ આસપાસના રસ્તાની જાણ પણ નથી અને તમને ભય લાગે છે કે અહીંયા હું સેફ નથી, તો પણ તમે 181 ને ફોન કરી શકો છો અને 181 તમારી મદદમાં આવશે.